नमस्कार। गेम थ्योरी पर हमारी पिछली बातचीत के बाद हमारे एक लिसनर ने हमें एक और दिलचस्प सामग्री भेजी है। अच्छा। ये एडवांस्ड गेम थ्योरी, स्ट्रैटेजी, रेपुटेशन एंड बार्गेनिंग नाम की किताब के कुछ हिस्से हैं और इसमें एक लाइन है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। बताइए। अगर पार्ट 1 दिमाग खोलता है तो पार्ट 2 आपको खतरनाक रूप से समझदार बना सकता है। खतरनाक रूप से समझदार, ये तो काफी बड़ा दावा है ना? हाँ, लेकिन इसमें सच्चाई है। देखिए, पहली बार में हम नियम सीखते हैं। इस बार हम ये देखेंगे कि असल जिंदगी के धुंधले मैदान में जहाँ नियम उतने साफ नहीं होते, वहाँ ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये मनोविज्ञान, रणनीति और कभी-कभी तो हिम्मत का खेल है। बिल्कुल। तो आज मेरी कोशिश यही है कि हम ये समझे कि इन सिद्धांतों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक कहानी के जरिए से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है। ओके। आज हम देखेंगे कि गेम थ्योरी के ये सिद्धांत उस इंसान के सफर के हर कदम पर कैसे लागू होते हैं। मतलब एक सप्लायर के साथ पहली डील से लेकर बाजार में अपनी पहचान बनाने तक, और आखिर में बड़ी फंडिंग के लिए मोलभाव करने तक। ये बहुत बढ़िया तरीका है इसे देखने का। हाँ, क्योंकि असल जिंदगी के खेल एक बार में खत्म नहीं होते, वो तो लगातार चलते रहते हैं। सही। और यहीं से हमारा पहला आइडिया आता है, रिपीटेड गेम्स, यानी वो खेल जो बार बार खेले जाते हैं। वो स्टार्टअप वाला जब अपने सप्लायर से पहली बार मिलेगा तो वो सिर्फ एक डील नहीं कर रहा होगा, वो एक रिश्ते की एक तरह से नींव रख रहा होगा। सही कहा। और असल जिंदगी में ज्यादातर खेल तो ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। हम लोगों से बार बार मिलते हैं, ऑफिस में, बिजनेस में, परिवार में। ये कोई एक बार का सौदा तो है नहीं, पर इसका हमारे व्यवहार पर असर कैसे पड़ता है। हम क्यों किसी ऐसे इंसान से अलग तरह से पेश आते हैं जिससे हमें दोबारा मिलना है। इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में छिपा है। क्या है वो? उसे कहते हैं शैडो ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की छाया। हाँ, भविष्य की छाया। जब आपको पता होता है ना कि आज आप जो भी करेंगे उसका असर कल आपके ऊपर पड़ेगा, तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। अच्छा। अगर उस स्टार्टअप के मालिक को पता है कि उसे इसी सप्लायर से अगले 5 साल तक माल लेना है, तो वो उसे धोखा देने या ज्यादा मोल भाव करके दबाने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आज का छोटा सा फायदा कल एक बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकता है। भविष्य की यही छाया हमें सहयोग करना सिखाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग टूरिस्ट वाली जगहों पर दुकानदारों से ठगा हुआ महसूस करते हैं, हाँ, वो असल में गेम थियरी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ शैडो ऑफ द फ्यूचर है ही नहीं। एग्जैक्टली। दुकानदार को पता है कि ये ग्राहक शायद ही कभी दोबारा आएगा। उसके लिए तो एक बार का खेल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जहाँ भविष्य की छाया लंबी होती है, वहाँ भरोसा पनपता है। और जहाँ वो नहीं होती, जहाँ वो छाया होती ही नहीं, वहाँ धोखा देना आसान हो जाता है। यही वजह है कि एक ही शहर के 2 दुकानदार जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, फिर भी एक दूसरे से एक हद तक सहयोग करते हैं। जैसे शायद वो एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर उधार दे दें या एक दूसरे के ग्राहकों को ना तोड़ें। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें रोज एक दूसरे का सामना करना है। उनका खेल लंबा है। ये तो रिश्तों में भी लागू होता होगा। बिल्कुल होता है। अगर आपको पता है कि किसी बहस के बाद भी आपको उसी इंसान के साथ एक ही घर में रहना है, तो आप शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा ध्यान से करते हैं। आप ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते जिसका जहर महीनों तक घुला रहे। हाँ, और यही बात जब समय के साथ पक्की हो जाती है तो वो एक बहुत शक्तिशाली चीज बन जाती है। क्या? जिसे हम प्रतिष्ठा या रेप्यूटेशन कहते हैं। रेप्यूटेशन? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपकी पिछली सभी चालों का नतीजा है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारे उस स्टार्टअप वाले की जो पहली डील थी, वो सिर्फ एक सौदा नहीं थी। नहीं, वो उसकी प्रतिष्ठा की पहली ईंट थी। बिल्कुल। अगर वो अपनी बात पर कायम रहता है, समय पर पेमेंट करता है, तो धीरे धीरे बाजार में उसकी एक साख बनती है। और ये साख एक अदृश्य संपत्ति है। श्रोच में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक अच्छी प्रतिष्ठा वाला कारोबारी जब किसी सौदेबाजी में बैठता है तो उसका आधा काम तो उसकी प्रतिष्ठा ही कर देती है। कैसे? लोग उस पर एडवांस में भरोसा करने को तैयार हो जाते हैं। उसे शायद बेहतर शर्तें मिलें, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये इंसान अपनी जुबान का पक्का है। उसकी प्रतिष्ठा उसके लिए मोल भाव कर रही होती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। क्या हमेशा एक अच्छी और ईमानदार प्रतिष्ठा ही काम आती है? क्या बिजनेस की दुनिया में कभी-कभी एक सख्त, खतरनाक या जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए वाली प्रतिष्ठा ज्यादा फायदा नहीं देती? ये बहुत जरूरी सवाल है
और इसका जवाब है हाँ। अच्छा, प्रतिष्ठा हमेशा अच्छा होने के बारे में नहीं है, ये अनुमान लगाने योग्य यानी प्रिडिक्टेबल होने के बारे में है। मतलब? अगर आपकी प्रतिष्ठा ये है कि आप कभी धोखा नहीं देते तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। अगर आपकी प्रतिष्ठा ये है कि धोखा देने वाले को आप कभी नहीं छोड़ते तो लोग आपको धोखा देने से डरेंगे। ओके, समझ गया। दोनों ही शक्तिशाली प्रतिष्ठाएं हैं। असली कमजोरी है अप्रत्याशित होना, अनप्रिडिक्टेबल होना। अगर लोगों को पता ही नहीं है कि आप कब सहयोग करेंगे और कब धोखा देंगे तो कोई भी आपके साथ लंबा खेल खेलना नहीं चाहेगा। मतलब अपनी प्रतिष्ठा को सोच समझकर बनाना एक रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी गलती शायद यही होती है कि लोग छोटे मोटे फायदे के लिए इसे दांव पे लगा देते हैं। हाँ, एक डील जीतने के लिए, एक बहस में सही साबित होने के लिए वो सालों की बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। और यही सबसे महंगी गलती है। स्रोत में एक लाइन है, रेपुटेशन स्लो बनती है लेकिन टूटते देर नहीं लगती। सही बात है। एक झूठ, एक वादा खिलाफी और सालों का भरोसा टूट सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठा आपकी कहानी है जो आप अपने हर एक्शन से दुनिया को सुना रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारी उस स्टार्टअप की एक प्रतिष्ठा बन गई है, लोग इसे जानने लगे हैं, अब उसे अपनी टीम बड़ी करनी है, लोगों को हायर करना है। पर अब एक नई समस्या है। इंटरव्यू में तो हर कोई कहता है कि वो बहुत मेहनती है, बहुत काबिल है। वो कैसे जाने कि कौन सिर्फ बातें बना रहा है और कौन सच में काम का है? यहाँ हम गेम थ्योरी के एक और कमाल के हिस्से में आते हैं, सिग्नलिंग और स्क्रीनिंग। सिग्नलिंग और स्क्रीनिंग। हाँ, पहले ये सिग्नलिंग को समझते हैं। जब आपके पास कोई ऐसी जानकारी होती है जो दूसरों के पास नहीं है, जैसे आपकी असली काबिलियत, तो आप उसे दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? बोलकर? आप सिर्फ बोलकर ये नहीं कर सकते। बोलने को गेम थ्योरी में चीप टॉक यानी सस्ती बात कहते हैं। चीप टॉक? हाँ, कोई भी कह सकता है मैं बहुत मेहनती हूँ। तो फिर असली सिग्नल क्या है? असली सिग्नल वो एक्शन है जिसमें कोई लागत लगती हो, समय, पैसा या मेहनत। कोई ऐसी चीज जिसे हर कोई आसानी से कॉपी ना कर सके। जैसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री एक शक्तिशाली सिग्नल क्यों है? क्योंकि वो दिखाती है कि इस इंसान ने 4 साल की कड़ी मेहनत, अनुशासन और पैसा लगाया है। ये सिर्फ ज्ञान का सिग्नल नहीं है, ये लगन का भी सिग्नल है। हर कोई ये लागत नहीं उठा सकता, इसीलिए इस सिग्नल की कीमत है। ये तो रिश्तों में भी होता है। किसी का ये कहना कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ, एक चीप टॉक है। बिल्कुल। लेकिन अपना कीमती समय देना, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना, त्याग करना, ये असली सिग्नल हैं। सही, क्योंकि इनमें लागत लगती है। इन्हें कोई झूठा इंसान लंबे समय तक नहीं कर सकता। बिल्कुल, सुनहरा नियम यही है, जो सिग्नल कॉपी करना जितना मुश्किल हो वो उतना ही शक्तिशाली होता है। तो हमारे स्टार्टअप के मालिक को ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो सिर्फ बोल नहीं रहे, बल्कि कुछ करके दिखा रहे हैं। शायद उनके पिछले काम का पोर्टफोलियो या कोई मुश्किल प्रोजेक्ट जिन्होंने पूरा किया हो। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, स्क्रीनिंग। हाँ, ये सिग्नलिंग का उल्टा है। हाँ, मतलब हमारा स्टार्टअप का मालिक ऐसा क्या करे कि उम्मीदवार खुद अपनी सच्चाई जाहिर कर दे, बिना उससे सीधे सीधे पूछे। ये और भी दिलचस्प है। स्क्रीनिंग का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो खुद ब खुद लोगों को अलग अलग कर दे। अच्छा। कंपनियां हायरिंग में इसका खूब इस्तेमाल करती हैं। मान लीजिए वो इंटरव्यू प्रोसेस में एक मुश्किल असाइनमेंट दे देते हैं जिसे पूरा करने में 8-10 घंटे लगते हैं। ओके। ये सिर्फ काबिलियत टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग टूल है। स्क्रीनिंग टूल? हाँ, जो उम्मीदवार सच में जॉब को लेकर गंभीर नहीं है या आलसी है, वो इसे देखकर ही पीछे हट जाएगा। सिर्फ वही टिकेगा जो सच में प्रतिबद्ध है। कंपनी ने बिना पूछे ही गंभीर और गैर गंभीर उम्मीदवारों को अलग अलग कर दिया। वाह, मतलब हालात ऐसे बना दो कि लोगों का व्यवहार ही उनकी सच्चाई बता दे। बिल्कुल। हम शायद अनजाने में निजी जीवन में भी ऐसा करते हैं। जैसे ये सोचना कि जो इंसान ट्रैफिक जैसे छोटे मोटे नियम नहीं मानता, वो जीवन में किए गए बड़े वादे कैसे निभाएगा। हाँ, ये भी तो एक तरह की स्क्रीनिंग ही है ना? हाँ। आप किसी के छोटे एक्शन से उसके बड़े चरित्र का अंदाजा लगा रहे हैं। सही पकड़े हैं। यहाँ रणनीतिक सलाह यही है कि लोगों से सीधे सच मत पूछो, उनके सामने विकल्प रखो, उन्हें एक छोटा सा टास्क दो और देखो कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उनका एक्शन उनके शब्दों से कहीं ज्यादा सच बताएगा। बहुत बढ़िया। तो अब हमारा स्टार्टअप बढ़ रहा है, टीम भी बन गई है। अब वो या तो किसी छोटी कंपनी को खरीदने की सोच रहा है या फिर फंडिंग उठाने के लिए निवेशकों से बात कर रहा है। यहाँ नीलामी और सौदेबाजी का खेल शुरू होता है। मैंने सुना है कि नीलामी जीतने वाला अक्सर सबसे बड़ा हारा हुआ होता है। इसे विनर्स कर्स यानी विजेता का अभिशाप कहते हैं।
ये क्या है? विनर्स कर्ज एक मनोवैज्ञानिक जाल है। मनोवैज्ञानिक जाल? हाँ, ये तब होता है जब किसी चीज की असली कीमत अनिश्चित हो, जैसे किसी कंपनी का अधिग्रहण या तेल के कुएं की नीलामी। ओके। सिद्धांत ये कहता है कि जो भी उस नीलामी को जीतेगा, यानी जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, लगभग तय है कि उसने उस चीज की कीमत का सबसे ज्यादा अनुमान लगाया था, जो कि शायद गलत है। तो वो जीत तो जाता है, लेकिन अक्सर उस चीज की असल कीमत से कहीं ज्यादा चुकाकर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीलामी के जोश में, जीतने की जिद में लोग तर्क खो देते हैं। अगर 10 लोग बोली लगा रहे हैं और आप जीतते हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी 9 लोगों को लगा कि वो चीज उतनी कीमती नहीं है। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो 9 लोग सही थे और आप गलत। ओहो। आप जीत के नशे में होते हैं, लेकिन असल में आप वो सौदा हार चुके होते हैं, क्योंकि आपने उसकी कीमत बहुत ज्यादा आंक ली थी। ये तो सिर्फ बिजनेस में नहीं, जिंदगी में भी होता है। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी किसी चीज को या किसी इंसान को पाने की जिद में हम इतनी बड़ी कीमत चुका देते हैं कि जब वो मिल जाता है तब एहसास होता है कि ये सौदा तो घाटे का था। सही बात है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? तरीका है अनुशासन। बोली लगाने से पहले ही उस चीज की एक स्वतंत्र और तार्किक कीमत तय कर लो, और फिर कसम खा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस कीमत से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दोगे। मतलब भावनाओं को खेल से बाहर रखना। हाँ, भावनाओं को बाहर रखना ही विनर्स कर्ज से बचने का एकमात्र तरीका है। और अब आते हैं सौदेबाजी यानी नेगोशिएशन पर। यहाँ का मूल सत्य क्या है? क्या वो जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है वो जीतता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ का मूल सत्य स्रोत में बहुत साफ लिखा है। नेगोशिएशन में शक्ति आपकी आवाज से नहीं, आपके विकल्पों से आती है। आपके विकल्पों से? हाँ, आपकी असली ताकत इस बात में है कि अगर ये डील नहीं हुई तो आप क्या करेंगे। ये बैठना वाला कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। हाँ, और ये गेम थ्योरी का शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। आपका बैठना ये है कि अगर ये समझौता नहीं हुआ तो आपका अगला सबसे अच्छा विकल्प क्या है। जिस भी पक्ष का बैठना ज्यादा मजबूत होता है, बातचीत का नियंत्रण उसी के हाथ में रहता है। ये बैठना वाला कॉन्सेप्ट तो कमाल का है। मतलब असल में ताकत इस बात में नहीं है कि आप टेबल पर कितना चिल्ला सकते हैं। नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप कितनी शांति से उठकर जा सकते हैं। क्या ये सही समझा मैंने? आपने इसे 100% सही समझा है। एक उदाहरण लेते हैं। हाँ। अगर कोई सैलरी पे नेगोशिएट कर रहा है और उसके पास 2 और कंपनियों से जॉब ऑफर है, तो उसका बैठना बहुत मजबूत है। जाहिर है वो आत्मविश्वास से अपनी शर्तें रख सकता है। लेकिन अगर उसे नौकरी की सख्त जरूरत है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो उसका बैठना कमजोर है। उसे कंपनी की शर्तें माननी पड़ सकती हैं। और ये रिश्तों पर भी लागू होता है। बिल्कुल। जो इंसान अकेले रहने से नहीं डरता, जिसका बैठना ये है कि मैं अकेले भी खुश रह सकता हूँ, वही एक जहरीले रिश्ते से बाहर निकलने की ताकत रखता है। सही। सबसे जरूरी बात, अपना बैठना आप नेगोशिएशन टेबल पर नहीं बनाते, वो आप पहले से तैयार करके आते हैं। तो इन सभी विचारों को अगर हम अपनी स्टार्टअप वाली कहानी से जोड़ें, तो हमने देखा कि कैसे एक आइडिया से लेकर फंडिंग तक ये सिद्धांत हर कदम पर मौजूद हैं। हाँ। सप्लायर के साथ लंबा खेल खेलना, बाजार में अपनी प्रतिष्ठा बनाना, सही लोगों को पहचानने के लिए सिग्नल और स्क्रीन का इस्तेमाल करना, और आखिर में निवेशकों के साथ मोल भाव करते वक्त अपने विकल्पों को मजबूत रखना। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक नक्शा है। बिल्कुल। स्रोत के आखिर में 5 अंतिम नियमों का सार दिया गया है, जो इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। ओके। पहला, छोटी अवधि की जीत को लंबी अवधि की सफलता समझने की गलती ना करें। दूसरा, आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे किसी भी कीमत पर बचा कर रखें। हाँ। तीसरा, बहुत ज्यादा अनुमान लगाने योग्य या प्रेडिक्टेबल होना भी एक कमजोरी है, कभी कभी अप्रत्याशित होना जरूरी है। चौथा, प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट से शक्ति आती है, जब आप ये सिग्नल देते हैं कि आप पीछे नहीं हटेंगे। और पांचवा और सबसे जरूरी, असली रणनीति सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है। ये सोच, सही समय और आत्मनियंत्रण का एक मिला जुला खेल है। इन सभी रणनीतियों को जानने के बाद एक अंतिम सवाल मन में आता है, जो मैं हमारे लिसनर के लिए छोड़ना चाहूंगा। इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप अपने जीवन के खेल को सिर्फ खेल रहे हैं या आप उसे डिजाइन कर रहे हैं? और अगर आप उसे डिजाइन कर रहे हैं, तो क्या आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी?